बात ये आती है कि मैम आखिर सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई। आप बोलोगे ना मैम इतनी देर से सेल पढ़ रहे हैं, तो आखिर ये जो हमारा सेल है इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई है, ये सेल कहाँ से आ रहा है। तो बेटा सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक। उस टाइम पर देखो रॉबर्ट नाम बड़ा ट्रेंडिंग में है। अभी इसके पहले हमारे जैसे रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट ब्राउन आएंगे, रॉबर्ट कॉच हैं, ठीक है, बहुत सारे बेटा साइंटिस्ट थे। तो इस टाइम पर रॉबर्ट नाम जो है बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा था, है ना। तो देखो डिस्कवरी ऑफ सेल इन 1665 में बेटा एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया, देखो वो अपने बेटा अपने मतलब जो उनका गार्डन था वहाँ पर वो वॉक कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको एक प्लांट दिखाई दिया और जिसका नाम था ओक ट्री। क्या नाम है बेटा, ओक ट्री नाम था उसका। तो उन्होंने उसको बार्क को देखा ध्यान से, तो बार्क को वो लेके आए अपने घर और उन्होंने खुद से बनाया हुआ था एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने उस बार को रखा, ठीक है। और बेटा उसको ऑब्जर्व किया तो उन्हें बेटा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जब एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उस बार को रखा। मतलब ये छोटे छोटे बहुत सारे उनको कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए एंड दैट स्मॉल कंपार्टमेंट्स इज रेफर्स टू एज अ सेल, ठीक है। इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या बोला, सेल बोला है। ओके, देयर वर एम्प्टी कंपार्टमेंट विच रिसेंबल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप लोग का आपके इस ब्यूटीफुल चैनल स्मार्ट अचीवर्स पर। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ से एक्चुअल में बायोलॉजी आपकी स्टार्ट होती है, और वो चैप्टर है हमारा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब कि किसी भी लाइफ का ये एक फंडामेंटल यूनिट होता है। अगर कोई एक लिविंग बीइंग है तो बेटा उस लाइफ का, उस लिविंग बीइंग की जो शुरुआत है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एक सेल है। तो आज हम इस चैप्टर का एक वन शॉट देखेंगे। मतलब जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो बेटा एनसीईआरटी की बुक का हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। मैं आपसे बोलूँगी कि आप एनसीईआरटी की बुक अपने साथ लेकर बैठो और पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलो, ठीक है। इसके पहले इस वीडियो का या फिर इस लेक्चर का हमने बेटा ऐसे किया है कि मतलब पार्ट वाइज हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। बट जैसे कि हमें पता है हमारे बेटा एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमें क्या करना है, हमें क्विक रिवीजन करना है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप डायरेक्टली आओ और वन शॉर्ट वीडियो देख के आप जाके एग्जाम दे दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। इस चैप्टर का जो पहले आपके वीडियो बने पड़े हैं, जो आपके वीडियोस रखे हुए हैं, है ना, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देखेंगे बेटा। तो सेल द फंडामेंटल यूनिट का लेक्चर नंबर 1 है, 2 है, 3, और बेटा वहाँ पर हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो पहले आप उसको देखेंगे, फिर उसके बाद जब आपका एग्जाम है तो आप एक क्विक रिवीजन, एक फास्ट रिवीजन के लिए आप इस वन शॉट पर आएंगे। तो बेटा हम इस चैप्टर को, पूरे इतने बड़े से चैप्टर को बेटा एक वन शॉट वीडियो में इसको हम आज देखने वाले हैं। तो आपके सारे के सारे डाउट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे आज, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, इस लेक्चर में। और जैसा कि आपको पता है ना, मैं क्या बोलूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। चलो फिर बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर क्लास 9th का। तो क्लास 9th के बच्चे जल्दी आ जाओ, फटाफट सब लोग आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो आज बेटा हमारा होने वाला है वन शॉट वीडियो, वन शॉट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल का। ओके, है ना। देखो कितना ब्यूटीफुल सा चैनल, कितना मतलब ब्यूटीफुल सा हमारा सेल लग रहा है। देखो यहाँ पर कितना अच्छा सा है। ये एक सेल है बेटा, ये एक सेल है, इसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली हैं, जो कि हम सारे के सारे सेल ऑर्गेन को पढ़ेंगे।
आज तक आपके जो भी यहाँ पे डाउट रहे होंगे कि भाई प्रोटीन कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, लाइसोसोम क्या है, वैक्यूल क्या है, प्लास्टिड क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है, बेटा सारे के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमें पता है बेटा ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल बायोलॉजी की स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता है। तो आज आपके सारे के सारे जो डाउट हैं, जो आपके कंफ्यूजन है, वो सारे हो जाएंगे बिल्कुल क्लियर। तो चलिए फिर बेटा, ओके देखो बेटा, हमारा जो ये देखो, ये हमारे सारे क्या हैं, ये हमारे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कि नहीं है, हमें पता बेटा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये किससे बने हैं, तो हमारे एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बेटा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये जो वर्ड है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसको आपको समझना है। देखो बेटा कि किसी भी एक बॉडी का जो मतलब किसी भी बॉडी का जो फाउंडेशन है, एक जो बॉडी बनना स्टार्ट होती है तो वो सेल से बनती है, तो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। हम क्या बोलते हैं, सेल जो है वो एक लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकता है, ठीक है। ये देखो ऐसे हमारे बेटा बुक में एनसीईआरटी में ये टर्म हमें दिया हुआ है। तो सेल इज द कॉमन बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है और बेटा जो उसके फंक्शन हैं, वो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं बाय द सेल। सेल के द्वारा हर एक फंक्शन परफॉर्म होते हैं, हमें पता है। लेकिन एक बात ये आती है कि आप बोलोगे मैम कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आखिर बनता कैसे है, तो बेटा देखो यहाँ पर सबसे पहले बेटा एक सेल बना है ना, एक क्या बन गया, सेल बना। अब इस सेल से बहुत सारे सेल बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। क्या होगा बेटा, ये पर्टिकुलर सेल डिवाइड होगा और बहुत सारे सेल बन जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे ग्रुप्स ऑफ सेल। क्या हो जाएगा बेटा, ग्रुप्स ऑफ सेल, एंड ग्रुप्स ऑफ दिस सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। बेटा जब बहुत सारे सेल्स के ग्रुप बनेंगे जो कि सेम टाइप के होंगे, सेम ओरिजिन होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका सेम फंक्शन होगा, तो वो क्या है बेटा, एक हमारे टिश्यू बन जाएंगे। अब इस टिश्यू में यानी कि हमें पता है सेल में फर्दर डिवीजन होगा और टिश्यू का भी एक ग्रुप बन जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, टिश्यू का भी एक ग्रुप बन जाएगा और दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज ऑर्गन। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इस ऑर्गन में भी डिवीजन होगा, यानी कि जो हम ऑर्गन में डिवीजन मतलब कि सेल में डिवीजन होता जाएगा और ऑर्गन का भी एक ग्रुप बन जाएगा। ऑर्गन का भी क्या बनेगा, एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और ये बनेंगे हमारे ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएंगे बेटा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम देखो जैसे कि हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, excretory system, nervous system, circulatory system, there are so many system in the human body या फिर every living organism, हर एक living organism में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। अब बेटा इन ऑर्गन सिस्टम का भी एक ग्रुप बनता है। अभी मैंने क्या बोला, अभी बोला ना कि बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम हैं और इन बहुत सारे सिस्टम का भी क्या बनता है, एक ग्रुप बन जाता है। और बेटा ये आगे जाके क्या करते हैं, एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। पहले बेटा एक सेल बने, फिर सेल के बहुत सारे क्या हो गए, ग्रुप्स बन गए, ठीक है। और इनके ग्रुप से क्या हो गया, एक ऑर्गन बन गया। ऑर्गन जैसे कि बेटा क्या है, ऑर्गन जैसे कि हमारे किडनी है, किडनी क्या है, हमारा एक ऑर्गन है। जैसे कि हमारे स्टमक है, स्टमक क्या है बेटा, ऑर्गन है। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, ये सब क्या है, ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन हैं और इन ऑर्गन का एक ग्रुप बनता है, तो एक सिस्टम बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की
डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ध्यान से देखो बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में किस किस ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे माउथ आते हैं, इसोफेगस आता है, हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, कितने सारे ऑर्गन है ना। और सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर एक काम करा रहे हैं, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम है डाइजेशन। क्या नाम है बेटा? डाइजेशन। और इसी सारे के सारे जो हमारे ऑर्गन हैं ये मिलकर एक काम कराते हैं, डाइजेशन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फिर उसके बाद अब बहुत सारे सिस्टम जब मिलेंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा। इतना क्लियर है? इसका मतलब ये है कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना होता है। तो बेटा आप सेल को किस तरह से डिफाइन करोगे? अगर तुमसे सिर्फ सिंपल सा पूछ ले कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेल, सेल का डेफिनेशन क्या होगा? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, या फिर सेल इज द कॉमन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बीइंग। ये आपका हो जाएगा सेल का डेफिनेशन। आई होप दिस इज क्लियर। बेटा इतना क्लियर है आपको? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो अब बेटा बात ये आती है कि मैम आखिर सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई? आप बोलोगे ना मैम इतनी देर से सेल पढ़ रहे हैं, तो आखिर ये जो हमारा सेल है इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई है? ये सेल कहाँ से आ रहा है? तो बेटा सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक। उस टाइम पर देखो रॉबर्ट नाम बड़ा ट्रेंडिंग में है। अभी इसके पहले हमारे जैसे रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट ब्राउन आएंगे, रॉबर्ट कॉच हैं, ठीक है, बहुत सारे बेटा साइंटिस्ट थे। तो इस टाइम पर रॉबर्ट नाम जो है बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा था, है ना। तो देखो डिस्कवरी ऑफ सेल इन 1665 में बेटा एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया? देखो वो अपने बेटा अपने मतलब जो उनका गार्डन था वहाँ पर वो वॉक कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको एक प्लांट दिखाई दिया और जिसका नाम था ओक ट्री। क्या नाम है बेटा? ओक ट्री नाम था उसका। तो उन्होंने उसको बार्क को देखा ध्यान से, तो बार्क को वो लेके आए अपने घर और उन्होंने खुद से बनाया हुआ था एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने उस बार को रखा, ठीक है, और बेटा उसको ऑब्जर्व किया। तो उन्हें बेटा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उस बार को रखा। मतलब ये छोटे छोटे बहुत सारे उनको कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए एंड दैट स्मॉल कंपार्टमेंट्स इज रेफर्स टू एज अ सेल, ठीक है। इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या बोला? सेल बोला है। ओके, देयर वर एम्प्टी कंपार्टमेंट विच रिसेंबल एज स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब। आप देखो बेटा ये बिल्कुल स्ट्रक्चर कैसे लग रहे हैं? हनीकॉम्ब के जैसे। क्या आपने कभी हनीकॉम्ब देखा है? हाँ देखा है तो बेटा कमेंट्स करके बताना मुझे, ठीक है। ओके, ही लेबल्ड देम एज सेल्स। उन्होंने क्या बोला बेटा? इसको सेल बोला। और लैटिन में सेल का मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल रूम्स या फिर लिटिल रूम्स, ठीक है। तो बेसिकली हम ये बोलेंगे कि बेटा सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में, जो कि आपके काम का है। बट यहाँ पर बात ये आती है कि मैम ये जो सेल की डिस्कवरी हुई है, अनफॉर्चुनेटली वो एक डेड सेल था। वो क्या था? एक डेड सेल था। तो अब बेटा लिविंग सेल की डिस्कवरी कौन करेगा? तो बेटा लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी हमारे एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है, लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने किया था। बेटा कब किया था? तो 1674 में। कब किया था बेटा? 1674 में। ध्यान से देखो, जस्ट आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल के बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। क्लियर है इतना? ओके, चलो तो बेटा यहाँ पर सेल की डिस्कवरी हो गई। हमने देखा सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। अगर आपसे पूछता है कि बेटा सेल की डिस्कवरी किसने की, तो क्या बताओगे? रॉबर्ट हुक। बट आपसे पूछता है कि लिविंग सेल की किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कब किया था? 1674 में। ओके,
चलो उसके बाद बेटा हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा सेल की डिस्कवरी हुई है ना, उस टाइम पर सेल एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था, सेल सेल सेल। तो बेटा सेल को लेके ना बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, अपना अपना एक पॉइंट देते हैं, अपना अपना एक ओवरव्यू देते हैं। तो ऐसे ही हमारे दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा एमजे स्केलेटन एंड थियोडोर सोन। ये दो साइंटिस्ट थे, एक लोग जूलॉजिस्ट थे, एक लोग बोटैनिस्ट थे। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज द जूलॉजिस्ट एंड व्हाट इज द बोटैनिस्ट? तो बेटा ऐसा पर्सन जो जू का मतलब क्या होता है? एनिमल, है ना। आप जू जाते हो ना, वहाँ पर आप अलग अलग तरीके के एनिमल देखते हो। तो बेटा जू इज रेफर्स टू एनिमल्स, ठीक है। तो जू का मतलब होता है एनिमल्स। तो वो एक ऐसा पर्सन जो जूलॉजिस्ट है, यानी कि वो एनिमल्स पे स्टडी करता है, और एक ऐसा पर्सन जो बोटैनिस्ट है, यानी वो प्लांट पे स्टडी करता है। ओके ओके, चलो। तो बेटा एमजे स्केलेटन एंड थियोडोर सोन ये कब आते हैं बेटा? ये आते हैं 1838 से 1839 के बीच में। अब एमजे स्केलेटन एंड थियोडोर सोन ये दोनों हमारे साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला कि देखो, एक लोगों ने बोला कि बेटा ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। उन्होंने बोला कि हर एक प्लांट किससे मिलके बना होता है? सेल से मिलके बना होता है। बेसिकली जो हमारे बेटा स्केलेटन थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, और उन्होंने बोला था कि ऑल दी एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। एंड जो हमारे थियोडोर स्वान है वो एक बोटैनिस्ट थे, उन्होंने बोला ऑल दी प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बेटा देखो, एक इनकी क्लास में मतलब से क्लास चल रही है ना, तो एक मैम ने बोला कि नाम लिया किसका? रोहन, स्टैंड अप। ठीक है, आप आंसर दो बेटा, सेल थ्योरी किसने दी? ठीक है, तो बोलेंगे बेटा मैम सेल थ्योरी दी थी स्केलेटन एंड स्वान ने। तो स्केलेटन ने बोला ऑल दी एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड ऑल दी प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, बट एक ना बैक बेंचर है, एक बेटा पीछे एक बच्चा बैठता है, वो बोलेगा ठीक है मैम कोई बात नहीं है, ठीक है, मतलब ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। बट ये जो सेल है एग्जैक्टली ये सेल आया कहाँ से है? ये सेल ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? तो वो पीछे का जो बैक बेंचर है बेटा, उसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है? रुडोल्फ विर्चो। तो बेटा ये आते हैं हमारे 1855 में। यहाँ पर थोड़ा सा वो है बेटा, ये 1855 में ये आते हैं और बोलते हैं कि देखो जो हमारे सेल हैं, सारे के सारे सेल बेटा प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुए हैं। किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुए हैं। बट इन्होंने इसको इतना इजी वे में नहीं बोला, इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, और उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? वो स्टेटमेंट है हमारा ओमनीज सेलुला ई सेलुला। बाप बोलोगे मैम ये क्या है? तो बेटा ये आपके बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी जैसे कि हमने बोला था, आप एनसीईआरटी खोल कर बैठे हो ना, अभी तुरंत अपनी बुक में देखो क्या दिया हुआ है, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है ऑल दी न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल हैं बेटा वो पुराने मतलब पहले से एग्जिस्ट करते हुए सेल से अराइज हुए हैं। ओके, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये एक सिंगल सेल है, इस सेल में डिवीजन हो रहा है, और बेटा देखो एक सेल से दो नए सेल बन जा रहे हैं, यानी कि जो नए सेल बने हैं वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है जो सेल, उसी से बन रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। मतलब एक पुराने से जो सेल है वो डिवाइड करता है और नए सेल बनाता है। इसी बात को बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे आएगा? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई सेल थ्योरी को एक्सटेंड किसने किया था? तो आप बताओगे सेल थ्योरी वॉज एक्सटेंड बाय रुडोल्फ विर्चो। ये लिखा हुआ है बेटा, नाम ही इनका देखो आर विर्चो, इनका पूरा नाम है रुडोल्फ विर्चो। कब आए हैं? 1855 में। ओके, दिस इज क्लियर है बेटा? ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पर देखो, हमने ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है बेटा, हमने ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है, रॉबर्ट हुक वाला। ठीक है, एक चीज़ बता दूँ आपको बेटा, रॉबर्ट हुक जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में सबसे पहले ऑब्जर्व किया, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है माइक्रोग्राफिया। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए।
तो इनकी एक बुक है माइक्रोग्राफिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1831 की। तो 1831 में रॉबर्ट से ही रिलेटेड एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। जब मैं क्लास में बच्चे को पढ़ाती हूँ तो मैं बताती हूँ भाई भूरे अंकल याद रखना। किसको? भूरे अंकल। तो बेटा रॉबर्ट ब्राउन एक स्कॉटिश बोटैनिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। मैंने क्या बोला कि बेटा जब सेल की डिस्कवरी हुई है तो सेल उस टाइम पर बड़ा ट्रेंडिंग में है, जिसको देखो वही बेटा सेल के बारे में कुछ नया नया बता रहा है। तो उसी टाइम पर एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, वो बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक बीच में, एक उसके सेंटर में एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ओके, चलो सेल थ्योरी भी हमारी डिस्कस हो गई है बेटा, एंटोनी वॉन को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं ये परकिंजे, ठीक है। परकिंजे, कैसे कैसे नाम होते हैं भाई, है ना, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। तो बेटा परकिंजे एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या दिया था? तो इन्होंने एक टर्म दिया था, दैट टर्म इज प्रोटोप्लाज्म। क्या है बेटा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक सेल का लिविंग कंटेंट है। एक सेल का जो लिविंग कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था परकिंजे ने 1839 में। कब दिया है बेटा? 1839 में, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया है रुडोल्फ विर्चो को भी। ये बेटा 19 नहीं है, ये 18 है। ओके, चलो फिर बस हमें इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब देखो जितने भी हमारे सेल होते हैं बेटा, जितने भी सेल होते हैं उन हर एक सेल का अलग अलग शेप एंड साइज होता है। ऐसा नहीं है कि सारे सेल स्फेरिकल हैं, सारे सेल राउंड हैं, है ना, स्क्वायर है, मतलब ऐसा नहीं है, स्पिंडल होते हैं। मतलब हर एक सेल का अलग अलग शेप एंड साइज होता है। लेकिन बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी सेल का शेप एंड साइज किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? तो बेटा किसी भी सेल का शेप एंड साइज जो है ना बेटा, वो उसके फंक्शन पर डिपेंडेंट करता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्टार कर लो, इवन डबल स्टार कर लो, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी भी सेल का शेप एंड साइज किस पर डिपेंड करता है बेटा? तो उसके फंक्शन पर। जैसा जिसका फंक्शन है वैसे उसका शेप एंड साइज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कुछ सेल लिए हैं, ठीक है। और वो सेल बेटा ह्यूमन बॉडी के हैं। वो सेल किसके हैं? ह्यूमन बॉडी के हैं, ठीक है। तो जैसे कि बेटा देखो जो हमारी मसल्स हैं, वो भी जो स्मूथ मसल्स हैं, वहाँ की जो सेल होती हैं ये कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। कैसे हैं? कुछ इस तरीके से। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट शेप? क्या नाम है इसका? तो भैया ये नाम है स्पिंडल। कैसा है बेटा? स्पिंडल शेप का होता है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने ब्लड सेल की। तो बेटा हमें पता है कि ह्यूमन ब्लड में 3 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट हैं, जैसे हमें पता है ना, टिश्यू में पढ़ा था बेटा, आरबीसी। अच्छा तुमने पढ़ा ही नहीं था? हाँ, तो कहाँ से पता होगा भाई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये हमारे 3 क्या हैं? ये 3 हमारे ब्लड सेल हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा आरबीसी है। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ओके, इसका शेप होता है बाइकॉनकेव। और ये हमारा डब्ल्यूबीसी है। क्या है डब्ल्यूबीसी? जिसका इरेगुलर शेप है, यानी कि कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। और ये हमारे प्लेटलेट्स हैं। ये क्या है बेटा? प्लेटलेट्स, ठीक है। ओके, अब चलो बेटा ये हमारे क्या है? ये हमारे फैट सेल हैं। मतलब हमारे बॉडी में जो हमारे मसल्स में फैट है, वहाँ पर जो सेल है वो कैसा है? ऐसा, ठीक है। और इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम क्या है? आप कमेंट्स करके बताओगे। मैंने लास्ट वीडियो में इसको शेप बताया था, आप मुझे कमेंट्स करके बताओ। ये हमारा बोन सेल है, ठीक है। इलिप्टिकल शेप का होता है। कैसा होता है? इलिप्टिकल। नेक्स्ट ये हमारे बेटा मेल गैमीट हैं। मेल गैमीट बोले तो स्पर्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं
ये भी हमारा फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट यानी ओवा। अब ये हमारे नर्व सेल हैं, नर्व सेल जो कि आपके प्रेजेंट है कहाँ पर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। किस में है बेटा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, बताऊं, ठीक है बता ही देती हूँ। चलो बेटा, ये हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है। ये क्या है, हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है। आई बात समझ में, कैसे है बेटा, लॉन्गेस्ट सेल होते हैं नर्व सेल। इनका शेप कैसा है, शेप होता है बेटा ब्रांच्ड। क्या शेप है इनका, इनका शेप है ब्रांच्ड। यहां पर लिखते हूँ, रुको। इनका शेप कैसा है, तो बेटा शेप होता है ब्रांच्ड, ठीक है, ओके। तो बेटा लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्या बताओगे, फटाफट जल्दी से आंसर करो बेटा। मैम नर्व सेल क्या होता है, नर्व सेल कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। शेप क्या होता है बेटा, ब्रांच होता है। तो ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें या फिर किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा, तो वहां पर जितने भी सेल हैं, हर एक सेल का शेप एंड साइज अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसे जिसका फंक्शन है वैसे उनके शेप एंड साइज होते हैं। चलो तो अब हम देखते हैं यहाँ पर बेटा सेल के साइज की। अभी तक हमने देखा था सेल का शेप, अब हम देखेंगे सेल का साइज। तो भाई देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का सबसे बड़ा सेल क्या है। तो देखो भाई कितना बड़ा सा, तो बेटा लार्जेस्ट सेल होता है बेटा ऑस्ट्रिच एग का। किसका, ये किसका एग है बेटा, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग के ये सबसे कैसा सेल है बेटा, ये लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट सेल होता है। और अगर बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की, तो बेटा स्मॉलेस्ट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट सेल होता है हमारा एक बैक्टीरिया है, एंड दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा। इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है, मैंने क्या बता रहा है, PPLO है ना, क्या है बेटा, PPLO। PPLO बोले तो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, आपसे PPLO नहीं पूछेगा बेटा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ओके। तो इतना क्लियर है आपको, सेल का शेप एंड साइज समझ में आया, ठीक है। चलो तो देखो हमारा सेल कैसे होता है, तो फटाफट मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि बेटा इसमें से कौन सा एनिमल सेल है, कौन सा प्लांट सेल है। हाँ क्या मैंने बता दिया आंसर, मैंने बता दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया आपको आंसर। तो बेटा ये क्या है, ये हमारा एनिमल सेल है, ऊपर लिख रही हूं मैं, ये क्या है, एनिमल सेल है, ओके। एंड दिस इज द प्लांट सेल, दिस इज द प्लांट सेल। अब आप बोलोगे मैम क्या हमें एग्जाम में ये सेल बनाना होगा, ये सेल नहीं बेटा, आपको ऐसा सेल नहीं बनाना है, आप कुछ भी मतलब किसी भी तरीके का सेल बना सकते हो बिल्कुल, बट आपको लेबलिंग बिल्कुल सही तरीके से करनी है ना। वैक्यूल को वैक्यूल ही बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बताना है बेटा। ऐसा नहीं कर देना कि ER को माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया ना, ऐसा नहीं करना बेटा, लेबलिंग एकदम सही होनी चाहिए, है ना। शेप तुम कैसे भी बना दो, शेप ऐसे बना दो, शेप ऐसे बना दो, कैसे भी बना दो, हमें भी पता बेटा कि ऐसे नहीं बना पाएंगे बच्चे, ठीक है, वो टीचर भी जानता है आपका, बट स्टिल आपको लेबलिंग एकदम वेल लेबल्ड आपको आपका डायग्राम होना चाहिए। तो बेटा चलो फिर अब हम देखते हैं कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो दो तरीके के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप बोलोगे मैम ऑर्गेनिज्म उसमें भी टाइप्स हैं, यस बिल्कुल बेटा टाइप्स हैं डिफरेंट, जैसे कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। क्या है बेटा, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब आप बोलोगे मैम यूनिसेलुलर क्या है, तो भाई यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल, है ना, सिंगल, जैसे तुम लोग हो सिंगल, तो बेटा यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल, ठीक है। एंड मल्टी मतलब आपको पता ही है, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल, बहुत सारे सेल। तो बेटा इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट है हमारे यूनिसेलुलर, सेकंड है मल्टी सेलुलर। यूनी का मतलब होता है सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर का मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ सेल। तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल सेल है
और वही एक सेल बॉडी के हर एक फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया है ना, मोस्टली सारे बैक्टीरिया भाई क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी है। तो बॉडी के जितने भी फंक्शन होंगे सबके सब सारे फंक्शन कौन कराएगा, वही एक सिंगल सेल। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन आर कैरीड आउट बाय द सिंगल सेल। पता है हमको भाई एक सेल ही तो है, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या इनमें कभी सेल डिवीजन होगा? क्या इनमें कभी भी सेल डिवीजन होगा? यहाँ पर मैं लगा रही हूँ क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बताओ जल्दी से, सेल डिवीजन होगा इनमें? नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर, मेनी सेल ग्रुप्स, मेनी सेल्स ग्रुप्स टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम्स डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स। बेटा जैसे कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में जितने भी सेल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए डेडिकेटेड होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी देखो, हमारी बॉडी में बेटा हमारी आइज़ हैं, हमारे नोज़ हैं, हमारे स्किन हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन हैं, ठीक है। आइज़ के अलग सेल हैं, नोज़ के अलग सेल हैं, टंग के अलग सेल हैं, स्किन के अलग सेल हैं और इनके फंक्शन भी अलग अलग हैं, है ना। तो बेटा हम क्या हैं, हम एक मल्टी सेलुलर हैं। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर? तो बेटा क्या बताओगे, यूनिसेलुलर के एग्जांपल जल्दी से बताओ, है ना। देखो इधर सबसे पहला क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये एक एल्गी होता है बेटा। नेक्स्ट है हमारा पैरामीशियम एंड ये हमारे बैक्टीरिया, ये क्या है, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हैं। इसके साथ अमीबा जो आपको पता ही होगा, है ना। नेक्स्ट है बेटा मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर में हमारे फंजाई आते हैं। हालांकि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है और वो होता है बेटा ईस्ट, यहाँ पर लिख दो ईस्ट, ठीक है। कैसा होता है बेटा, यूनिसेलुलर, कैसा है, यूनिसेलुलर। उसके बाद हमारे जितने भी फंजाई होते हैं सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर फंजाई है प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये हमारे क्या हैं, या फिर एनिमल्स समझ लो, क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने सेल हैं, सेल का नंबर क्या है, उसके बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे यूनिसेलुलर, सेकंड है मल्टी सेलुलर, ठीक है। चलो उसके बाद अब हम देखेंगे बेटा कि जो हमारा एक सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी सेल के अंदर कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो अ सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक, सबसे पहला है बेटा सेल वॉल, ठीक है, हम सेल वॉल पढ़ेंगे। सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। नेक्स्ट बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म एंड देन सेल ऑर्गेनेलीज। और इसको पढ़ने के बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रहेगा, बहुत छोटा टॉपिक है, वो है बेटा सेल डिवीजन, ओके। सेल डिवीजन बहुत छोटा टॉपिक है, तो जब हमारा सेल डिवीजन हो जाएगा तो बेटा ये हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो फिर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम फिनिश करके उसके बाद हम सेल वॉल की बात करेंगे। तो चलो देखो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा। व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी पीएम एंड सेल मेम्ब्रेन यानी कि सीएम। तो बेटा सीएम एंड पीएम दोनों एक है, दोनों सेम है, ठीक है। बट बायोलॉजी के केस में मैंने पहले ही बताया है ना, वो पीएम नहीं, हमारे देश के पीएम नहीं बेटा, वो मत कर देना, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि हम सबको पता है। उसके बाद बेटा इट इज द थिन आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। एक सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कोई भी सेल हो बेटा, XYZ प्लांट हो, एनिमल हो, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है उसका जो आउटर पार्ट होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो अब देखो ये वाला पार्ट जो आपको ये लाइट ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेल मेम्ब्रेन, ओके। नेक्स्ट इट सेपरेट्स द कंटेंट, it separates the contents of the cell from its external environment।
ये बेटा सेल के अंदर के जो कंटेंट होते हैं उनको उसके बाहरी इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। और बना किससे होता है, तो देखो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो उसकी जो हमारी ये वाली लेयर है, ये लेयर क्या है, ये हमारी लिपिड्स यानी कि फैट की लेयर है जो येलो कलर का आपको दिख रहा है। और बेटा ये हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, इन दोनों चीज से मिलके हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है और हर एक सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, the plasma membrane allow or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell, ठीक है बेटा। सेल के अंदर कौन आएगा, सेल से बाहर कौन जाएगा, इस चीज की परमिशन हमेशा कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन देता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन देता है, ठीक है। ओके, हमें पता है बेटा कि एक सेल का जो बहुत मतलब एक सेल की जो प्रोटेक्शन करता है वो कौन है, वो हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन। It also prevent the movement of some other materials, ये बेटा और भी अदर मटेरियल्स के मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, बचाने का काम करता है। Therefore the plasma membrane is called as selectively permeable। जैसे कि बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मतलब जब इसकी पूरी एकदम डिटेल में हमने ये क्लास देखी थी बेटा, फिर से बोल रही हूँ आपको, अगर आपको इस चैप्टर का सेल द फंडामेंटल यूनिट का अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए, आपको फुल लेक्चर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सेल द फंडामेंटल यूनिट आप डालोगे, सारी की सारी वीडियोस एक लाइन से आ जाएंगी, ठीक है। तो वो जाके आपको एक बार ज़रूर देखना है, उसके बाद आपको वन शॉट देखना है। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो लड़की है जो क्लास में ना एक बड़ा एक लड़की होती है, एक गर्ल है जिसको बड़ा एटीट्यूड है, मैं तुमसे बात करूँगी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, है ना। तो बड़ा एटीट्यूड वाली गर्ल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो यहाँ पर देखो, अब बेटा हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सब्सटेंस को कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, तो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, परमिट करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई एक बात बताओ कि सेल के अंदर एंड सेल के बाहर चीज़ों का या फिर किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट कैसा होता है। तो यहाँ पर देखो बेटा एक एग्जांपल समझते हैं। देखो किसी भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है यहाँ पर वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 inside the cell increases, अगर सेल के अंदर CO2 कितने ज़्यादा है, देखो कितने ज़्यादा CO2 है ना, 1 2 3 4 5 6 कितने सारे हैं ना। तो बेटा जब सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो अब यहाँ से CO2 क्या होगा बेटा, CO2 बाहर चला जाएगा, CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे CO2 हो गए हैं, ओके। नेक्स्ट है सिमिलरली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेस। अब देखो बेटा O2 जो है वो बाहर ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो हमें पता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर देखो फटाफट देखो, अब ऑक्सीजन सारे अंदर आ जाएंगे बेटा, ऑक्सीजन सारे के सारे सेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो जाता है, और यही प्रोसेस होता है हमारे ब्रीदिंग में। जब हमारे बॉडी के सेल में बेटा CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, CO2 ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम CO2 को एक्सेल आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और हमारे सेल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, कि हम अपने सेल में ऑक्सीजन ले जाते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बताओ, कुछ समझ में आया। चलो अब देखो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया बेटा, ट्रांसपोर्टेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है, फर्स्ट क्या है बेटा एक्टिव एंड सेकंड है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर देखो
व्हाट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट? बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पर देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर। बेटा लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है यहाँ पर। और पैसिव में क्या हो रहा है बेटा? हायर टू लोअर। पैसिव में क्या होता है? हायर टू लोअर। ठीक है, मतलब यहाँ से नीचे जा रहे हैं, यहाँ से नीचे जा रहे हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। अब देखो बेटा, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि सब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लोअर से हायर में होता है या फिर हायर से लोअर में होता है। when the transportation is takes place from lower concentration to higher concentration, then it required energy in the form of ATP। ATP के फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक चीज़ आप समझो बेटा, एक चीज़ आप समझो, ये एग्जाम्पल बड़ा मतलब बहुत आप इससे क्विक समझ जाते हो, ये बड़ी जल्दी अंडरस्टैंडिंग आपकी बना देगा। देखो आप अपने घर में जब स्टेयर्स चढ़ते हो, जब आप ऊपर जाते हो, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तो उस टाइम पर आप ऊपर जाते हो तो मतलब थक जाते हो ना। क्यों? क्योंकि बेटा हमारी बॉडी से एनर्जी जा रही होती है, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। वहीं देखो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हो तो बेटा भड़भड़ाते हुए मतलब कि आप एकदम दौड़ते चले जाते ना, इतनी एनर्जी नहीं लगती है। तो बेटा यहाँ पर बेटा किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो नीड ऑफ एनर्जी। तो एक्टिव में एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, पैसिव में किसी भी तरीके की कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। ओके, चलो अब हम बेटा क्या करेंगे, एक सेल लेंगे और इस सेल को हम 3 टाइप्स के सॉल्यूशन में डालकर देखेंगे। ओके, क्या देखेंगे? 3 टाइप के सॉल्यूशन में डालकर देखेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, एक सॉल्यूशन में क्या होता है? एक सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, है ना। एक सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें होती हैं, हमें पता है बेटा। एक तो होता है सॉल्यूट, है ना, एक क्या है? सॉल्यूट है, दूसरा होता है सॉल्वेंट, ये हमें पता है। ओके, अब देखो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, क्या है? जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसके अंदर बेटा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, एंड सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होता है किसमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। क्लियर है? क्लियर है? ओके। आइसोटोनिक में क्या है बेटा? आइसोटोनिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो आइसो का मतलब होता है इक्वल। जैसे आप पढ़ते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो प्रोटॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो बार्स, है ना, आइसोटोन्स। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आइसो का मतलब होता है इक्वल। तो अब देखो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। समझ में आ रही है बात? दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा? इक्वल होता है इन दी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, इक्वल है। और यहां पर देखो हाइपो में क्या होता है बेटा? हाइपो में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है कम एंड सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन होता है बेटा ज्यादा। क्लियर हुआ? क्लियर है? अब देखो बेटा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, सॉल्वेंट का ज़्यादा है। सॉल्यूट क्या है? जैसे मान लो हमने एक वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन लिया, हमने क्या लिया है? वाटर एंड शुगर। ओके, अब इसमें शुगर क्या है? तो बेटा शुगर है हमारा सॉल्यूट एंड वाटर क्या है? सॉल्वेंट, जैसे हम सबको पता है। ठीक है, अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हमने सेल को डाला, ठीक है, when we placed a cell in a hypertonic solution, then बेटा क्या होगा? देखो अब जो उसमें हमने सेल डाल दिया तो अब सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है एंड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है?
कम है, ठीक है। सेल के अंदर सॉल्वेंट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, सेल से बाहर कम है, तो सेल क्या बोलेगा, सुनो, सेल बोलेगा सॉल्यूशन भैया मेरी बात सुनो, आप एक काम करो, आप मेरे अंदर से वाटर ले जाओ, आप मेरा वाटर ले जाओ। तो यहाँ पर सेल क्या करता है, सेल वाटर लूज कर देता है, सेल क्या करता है, अपना वाटर लूज कर देता है। और बेटा जब सेल से वाटर बाहर निकल जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा, तो बेटा सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाता है। सेल कैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है ना, बड़े से छोटा हो जाएगा, क्योंकि पानी तो पूरा बाहर निकाल लिया गया है ना, पानी तो बेटा बाहर निकाल लिया। अब बात करते हैं आइसोटोनिक की। तो बेटा देखो यहाँ पर सेल की शेप एंड साइज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा जितने अमाउंट में वाटर बाहर निकलता है उतना ही अंदर आ रहा है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन एंड सेल दोनों में क्या है, दोनों का सॉल्वेंट वाला कंसंट्रेशन इक्वल होता है ना। तो भाई सेल को ना पानी देने की जरूरत है, ना ही वाटर लेने की जरूरत है, तो यहाँ पर सेल विल बी इट विल बी रिमेन, है ना, इक्वल होगा, जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या है, हमने जिस सेल के अंदर डाला है बेटा, जिस सोल्यूशन के अंदर डाला है, उस सोल्यूशन के अंदर पानी पहले से बहुत ज़्यादा था, वाटर बड़ा ज़्यादा है। अब सॉल्यूशन बोलेगा सेल से कि सेल भाई एक काम करो, मैं आपको वाटर दे देता हूँ, तो सॉल्यूशन से वाटर सेल के अंदर आ जाता है। क्या होगा, सॉल्यूशन से वाटर सेल के अंदर आ जाएगा बेटा। तो जब सेल के अंदर वाटर आएगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, यानी कि फूल जाता है। क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, सेल फूल जाएगा। तो बेटा इस तरीके से देखो यहाँ पर सेल की साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके ओके चलो ठीक है। तो बेटा आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर देखो, when the cell is placed in a hypertonic solution, in this case water moves out of the cell, मतलब सेल से बाहर वाटर निकलेगा। देखो सेल से बाहर वाटर जा रहा है, so the cell becomes plasmolized, मतलब कि श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। देखो वाटर कम्स आउटसाइड द सेल एंड सेल इज श्रिंक, सेल श्रिंक हो जाएगा। अब बेटा प्लाज्मो का मतलब, प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब क्या होता है, तो वो तो हम पढ़ेंगे सेल वॉल के केस में, बट मैं यहाँ पे बता दूं प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है द श्रिंकेज ऑफ अ लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन मत लो। नेक्स्ट आइसोटोनिक, व्हेन द सेल इज प्लेस्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इन दिस केस देयर इज neither entry of water in the cell nor exit the water from the cell। भाई ना सेल के अंदर वाटर आएगा, ना ही सेल से बाहर वाटर जाएगा। जैसे कुछ बंदे होते हैं ना, भैया मुझे ना किसी से कुछ लेने की जरूरत है, ना ही मुझे किसी को कुछ देने की जरूरत है। ठीक है, तो आइसोटोनिक वही सोल्यूशन है कि भाई सेल ना मैं तुझसे वाटर लूंगा, ना ही मैं तुझको वाटर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल, सो द सेल रिमेन्स फ्लैसिड, सेल क्या होगा बेटा, सेम रहेगा, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो एक्सचेंज ऑफ वाटर, देखो यहाँ पर भी क्रॉस है बेटा, ना सेल से बाहर जा रहा है, ना ही सेल के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा हाइपोटोनिक, व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इन दिस केस वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, सो द सेल बिकम्स टर्जिड, सेल क्या हो जाएगा बेटा, फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है। वाटर एंटर्स इनसाइड द सेल एंड सेल क्या हो जाएगा, स्वेल्स अप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, स्वेलअप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो सेल के अंदर वाटर आ रहा है, तो आप बेसिकली ये समझो हाइपरटोनिक में, हाइपरटोनिक एक ट्रिक बता रही हूँ बेटा, ये मैं अपने ऑफलाइन क्लास के बच्चों को बताती हूँ। देखो हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा बेटा, सेल हो जाएगा श्रिंक। कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, आर आ रहा है, और हाइपो ठीक है, में सेल क्या होता है बेटा, सेल हो जाता है
स्वेल अप मतलब कि फूल जाता है ना, स्वेल अप हो जाएगा। ओके, क्लियर है बेटा। अब देखो, किसी भी सेल से जब एक्चुअली देखो हमें बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। पैसिव का मतलब द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर, है ना, हायर टू लोअर, और यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, ये पता है हमको। अब बेटा देखो, जब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा होता है तो उसमें अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैस है, अलग अलग होते हैं। तो बेटा जो सब्सटेंसेस हैं इनके बिहाफ पे हमने क्या किया है बेटा, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया है। फर्स्ट होता है डिफ्यूजन एंड सेकंड होता है ऑस्मोसिस। तो हाउ इज ऑस्मोसिस डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन? तो बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंट है, अलग दोनों, पहली बात तो दोनों बेटा पैसिव में आते हैं। किस में आते हैं? पैसिव में आते हैं, यानी यहाँ पर होगा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर। कैसा होगा बेटा? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में क्या होता है? इट अकर्स इन एनी मीडियम। बहुत अच्छी बात है बेटा, डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में हो सकता है। डिफ्यूजन कैन बी इन सॉलिड, कैन बी इन लिक्विड, कैन बी इन गैस। ओके, नेक्स्ट बेटा ऑस्मोसिस, इट रिक्वायर एन लिक्विड मीडियम। बेटा ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है, मतलब वो कोई सॉल्वेंट हो सकता है, कोई वाटर हो सकता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है, ठीक है। द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। इट इन्वॉल्व मूवमेंट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब देखो बेटा, एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन में किसी भी तरीके की कोई भी मेम्ब्रेन, चाहे वो सेमी परमेबल हो, चाहे वो परमेबल हो, या फिर सेलेक्टिवली परमेबल हो, किसी भी तरीके की कोई भी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है डिफ्यूजन में, है ना। डिफ्यूजन में देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। बट यहाँ पर क्या है बेटा, जब लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहाँ पर मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या? मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप दिस इज क्लियर है बेटा आपको इतना? ओके, एक टर्म है बेटा एंडोसाइटोसिस। देखो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, साइटोसिस का मतलब सेल। जब कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर जाता है तो वो एंडोसाइटोसिस है। बहुत इजी। कोई भी चीज सेल के अंदर जा रहा है, इनसाइड द सेल, यानी एंडोसाइटोसिस। कोई भी चीज सेल से बाहर जा रही है, यानी कि सेल से बाहर जा रहा है, तो वो बाहर का मतलब क्या? आउटसाइड द सेल, यानी एक्सोसाइटोसिस। एक्सो है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, ये कोई नई चीज तो है नहीं, है ना। देखो, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स सेल्स टू इंगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, द सेल ऑफ अमीबा इंगल्फ फूड। ये देखो बेटा, ये अमीबा है, ये अपने फूड को इंगल्फ कर रहा है, मतलब अंदर लेके जा रहा है। द सेल ऑफ अमीबा इंगल्फ फूड फ्रॉम द सराउंडिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। एंड इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडो मतलब इनसाइड द सेल। अमीबा का एग्जांपल क्यों लिया है? क्योंकि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब कोई चीज सेल से बाहर जाएगी तो वो क्या है? एक्सोसाइटोसिस। जैसे देखो CO2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल से बाहर निकल जाएगा, तो वो क्या है? एक्सोसाइटोसिस। द सेल थ्रो आउट द वेस्ट एंड अदर सिक्रीशन। CO2 क्या है? हमारे काम का नहीं है बेटा। CO2 हमारे बॉडी का एक वेस्ट है, बाई प्रोडक्ट है, तो उसको बाहर निकालना है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी। बेटा एक चीज समझ लो, एक्सोसाइटोसिस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल वॉल कहाँ पर होता है? सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। हमें पता है बेटा, ये चीज बहुत बार मैंने बताया है आपको। ओके, सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, ये हमने देखा है, ठीक है। किसका बना है? सेलुलोज
व्हाट इज द सेलुलोज? सेलुलोज एक बेटा एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, वो मैंने बता दिया है आपको, बता रही हूँ ना, डिटेल में पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है ना, ठीक है। तो बेटा इट इज अ रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सेल, सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट सेल। बेटा ये प्लांट सेल को क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देखो हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है ना, हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन बेटा जो प्लांट सेल हैं वहीं पर सिर्फ सेल वॉल होता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, आप समझ लो Z+ सिक्योरिटी होता है ना, Z+ सिक्योरिटी, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के पास। ऐसा क्यों है? एक बात बताओ मुझे, क्यों है? एक कॉमन सेंस लगाओ बेटा, एक कॉमन सेंस लगाओ। एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं होता? क्योंकि एनिमल सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है भाई, नहीं चाहिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। एक बात बताओ कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत ज़ोर से हवा चल गई है ना, मतलब एकदम तूफान आ गया, बारिश आ गई, तो आप क्या करोगे? आप अपने घर के अंदर भाग जाओगे, भागो भागो, घर के अंदर भाग जाओगे। बट वहीं प्लांट क्या करते हैं बेटा? प्लांट तो नहीं भाग सकते ना, क्योंकि अभी हाथ पैर है, चलो भैया भागो, नहीं होता ना बेटा, प्लांट तो वहीं वहीं पड़े रहते हैं, वहीं खड़े रहेंगे। तो बेटा प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, प्लांट सेल को, प्लांट बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन या फिर समझ लो Z+ सिक्योरिटी चाहिए। तो वो Z+ सिक्योरिटी कौन देता है बेटा? सेल वॉल। आई बात समझ में? तो अब एक चीज़ क्लियर है कि प्लांट सेल में ही सेल वॉल क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, एनिमल सेल को नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, एनिमल क्या करते हैं बेटा? मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं, बट प्लांट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स, ये देख लिया, इट इज नॉन लिविंग। बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होता है। तो देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि भाई व्हाट इज द लिविंग एंड व्हाट इज द नॉन लिविंग कंटेंट, तो लिविंग क्या है? आपका सेल मेम्ब्रेन तक का जो पार्ट है वो लिविंग है, और जो उसके बाद यानी सेल वॉल जो है वो क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, ठीक है। एंड फ्रीली परमिएबल, फ्रीली मतलब इसे फर्क नहीं पड़ता कौन सेल के अंदर आ रहा है, कौन सेल के बाहर जा रहा है, ठीक है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फ्रीली परमिएबल मतलब किसी को भी अंदर बाहर जाने देता है, भाई सेल के अंदर जाना है, ठीक है जाओ, सेल के बाहर जाना है, ठीक है जाओ, ठीक है, इसे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि अंदर तो एक भाई बैठे हैं ना, सेल मेम्ब्रेन, वो क्या करेंगे? वो प्रोटेक्शन करेंगे ही। तो इसलिए बेटा ये क्या है? आप समझ लो, ये हमारा फ्रीली परमिएबल होता है, ये है हमारा सेल वॉल। ओके ओके, चलो नेक्स्ट बेटा, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? बेटा देखो सेल वॉल का काम क्या है, अभी मैंने क्या बताया कि ये एक प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है और प्लांट सेल को प्रोटेक्शन का देने का काम करता है, ठीक है। तो इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल, है ना, यानी प्लांट सेल, एंड गिव्स डेफिनेट शेप टू द सेल। ये बेटा क्या करता है? प्लांट को डेफिनेट शेप देता है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये है कि देखो जो सेल वॉल है बेटा, वो प्लांट के अलावा भी और कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया की जो सेल होती है ना बेटा, वहाँ पर प्लांट सेल होता है, बैक्टीरियल सेल में होता है। नेक्स्ट, जो हमारे फंजाई होते हैं बेटा, वहाँ पर भी पाया जाता है, और एल्गी, एल्गी तो फिलहाल प्लांट कैटेगरी में ही आ गए, यहाँ पर भी क्या होता है? सेल वॉल पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि मैम बैक्टीरिया की जो सेल है वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? तो बेटा बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, है ना। बच्चे बोलेंगे मैम कैसे कैसे टर्म बताते हो आप, है ना, ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है? क्या है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल इससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। फंजाई की बनी होती है बेटा काइटिन से। एंड बेटा जो हमारे एल्गी हैं, इनका तो आपको पता ही है कि किस कैटेगरी में आते हैं, तो बेटा ये आते हैं हमारे प्लांट कैटेगरी में आते हैं। तो इनका किसके बनेगा बेटा? इनका जो सेल वॉल है वो बना होता है
सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का। ओके, क्लियर है? तो समझ लिया कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल एक सेल की एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग लेयर है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसका काम क्या है? तो इसका काम है एक सेल को, एक प्लांट सेल को डेफिनेट शेप देना और सपोर्ट देना, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्ट करता है प्लांट सेल को। और बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट, सेल वॉल जो है वो डेड है। कैसा है? डेड है, यानी नॉन लिविंग पार्ट होता है एक सेल का। ओके, नेक्स्ट। अब बेटा प्लाज्मोलिसिस क्या होता है भाई? प्लाज्मोलिसिस, तो बेटा प्लाज्मोलिसिस क्या है? ध्यान से सुनना। द श्रिंकेज ऑफ अ लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, मतलब एक सेल का जो लिविंग कंटेंट है वो श्रिंक होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। ये देखो यहाँ पर क्या है बेटा, ये हमारा लिविंग पार्ट यानी सेल मेम्ब्रेन तक का जो पार्ट है वो श्रिंक हो जाता है जब हम उसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, क्योंकि बेटा सेल श्रिंक कहाँ हो रहा था? हाइपरटोनिक में, ठीक है। तो देखो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ अ लिविंग कंटेंट। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये इस एक प्लांट का लिविंग कंटेंट है। रुको जरा, ये प्लांट का लिविंग कंटेंट है, ये पूरा अंदर वाला क्या है? लिविंग कंटेंट है। अब जब हम इसको एक हाइपरटोनिक, किसमें बेटा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे ना, हाइपरटोनिक में, तो इसका जो लिविंग पार्ट है वो श्रिंक होगा। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा? श्रिंक हो रहा है। देखो कॉर्नर से श्रिंक हो गया है ना, और फिर यहाँ पर और ज़्यादा श्रिंक हो गया, और फिर यहाँ पर इतना छोटा हो गया। लेकिन बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर बात तो हो रही थी लिविंग कंटेंट की। किसकी? लिविंग कंटेंट की। तो मुझे ये बताओ कि सेल वॉल लिविंग होता है? सेल वॉल तो क्या था? सेल वॉल तो नॉन लिविंग था। सेल वॉल क्या है बेटा? सेल वॉल तो नॉन लिविंग है ना। इसका मतलब कि सेल वॉल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है प्लाज्मोलिसिस का। आप बताओ कि सेल वॉल यहाँ पर क्या कर रहा है? तो बेटा सेल वॉल जो है वो एक सेल को बर्स्ट होने से बचाता है। आई बात समझ में? ओके, ठीक है। तो प्लाज्मोलिसिस वाला टॉपिक क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट बेटा अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म के बाद हम स्टार्ट करेंगे जितने भी हमारी सेल ऑर्गेनेली हैं, लाइक न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, ईआर है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, व्हाट इज द साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म जो है बेटा वो एक सेल का फ्लूइड कंटेंट होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है एक सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ओके, इट लाई बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। देखो बेटा ये न्यूक्लियस है ना, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या करते रहते हैं? घूमते टहलते रहते हैं भाई, है ना, वॉक करते रहते हैं। तो बेटा मेनी सेल ऑर्गेनेल्स लाई इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, देखो बेटा यहाँ पर ईआर है ना, गोल्गी ऑपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं। इन all the cellular chemical reaction takes place in the cytoplasm। एक सेल के जितने भी काम होते हैं, उसके जितने सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी की सारी कहाँ पर परफॉर्म होती हैं? हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इट स्टोर्ड वाइटल सब्सटेंस लाइक एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज विटामिन्स। बेटा जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसका काम है कि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने हमारे बेटा सब्सटेंस हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? अपने पास स्टोर करके रखने का काम करता है हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, फाइनली नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दी सेल ऑर्गेनेली। जितने भी सेल ऑर्गेन, आप बोलोगे मैम सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? बेटा देखो हमारी एक बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे ऑर्गन हैं, है ना। हमारी किडनी है, हमारे लंग्स हैं, हमारे बेटा स्टमक है, और हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है ना, अलग काम है ना। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। स्टमक का काम क्या है? डाइजेशन कराना, ठीक है।
आइज का काम क्या है बेटा, साइट, आई मतलब किसी चीज को विजुअल देखने, ठीक है, देखने का काम है। नोज का काम क्या है, स्मेल करना। तो ऐसे ही बेटा एक हमारे सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनी हैं और सबके अपने अलग अलग, एक सबके अपने मतलब एक इंडिविजुअल फंक्शन है, ठीक है। उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सारे हमारे अलग अलग ऑर्गन डेडिकेटेड हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनली के बारे में। और एन ऑर्गेनली इज अ स्पेशलाइज्ड सब यूनिट विद इन अ सेल दैट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। एग्जाम्पल, मेकिंग ऑफ न्यू मटेरियल, मतलब कोई नई चीज बनानी है तो वो भी कौन बनाएंगे, सेल ऑर्गेनली बनाएंगे, है ना। मेकिंग ऑफ न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, है ना। कोई नया सब्सटेंस बनाना हो, जैसे कि प्रोटीन है, जैसे कि एमिनो एसिड्स है, जैसे कि फैट है ना, फैट, लिपिड्स, इनको बनाता कौन है, तो हमारे सेल ऑर्गेनली बनाते हैं, है ना। और बेटा अगर मान लो सेल के अंदर कोई वेस्ट हो जाए, सेल के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल है, कुछ बाई प्रोडक्ट है, तो उसको सेल से एलिमिनेट कौन करता है, वो भी सेल ऑर्गेनली करते हैं, जैसे कि हमारा लाइसोसोम है। तो बेटा हर एक सेल ऑर्गेनली के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हैं, अपने अलग अलग काम हैं। तो चलो फिर हम एक सबसे पहले ब्रेन ऑफ द सेल, मैनेजर ऑफ द सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली ऑफ अ सेल, तो वो है हमारा न्यूक्लियस। ओ यस, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली, या फिर आप हम पता है क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब कि एक सेल के अंदर ब्रेन है। जैसे बेटा हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ब्रेन है। ऐसे ही हमारा ये क्या है बेटा, हमारा जो सेल है वो एक न्यूक्लियस है, वो एक सेल का ब्रेन है ना। एक सेल के अंदर कौन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, किस टाइम पर करेगा, मतलब किसको क्या काम करना है, वो सब कौन असाइन करता है बेटा, सब हमारा असाइन करता है न्यूक्लियस। सबके फंक्शन को कंट्रोल करता है, सबसे कोऑर्डिनेशन बनाता है। तो बेटा इसीलिए हमारा न्यूक्लियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बेटा डीएनए। ओह माय गॉड, आपने डीएनए सुना ही नहीं था। डीएनए क्या होता है भाई, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है ना, सुन लिया। चलो, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, है ना, बहुत सारे सब्सटेंस हैं, ये हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को स्टोर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो बेटा इसलिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस डैमेज हो जाए ना, न्यूक्लियस अगर खत्म हो जाए, डेड हो जाए, तो बेटा पूरा सेल डेड हो जाएगा, पूरा सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अब देखो, न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्फेरिकल बॉडी जनरली प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल। मोस्टली क्या होता है बेटा, सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस एक सेल के, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। हमें पता है ना, इतने देर से डिस्कस कर रहे हैं भाई साहब, न्यूक्लियस वो सब डिस्कस किया, ठीक है। इट कंट्रोल ऑल दी सेलुलर एक्टिविटी। अभी तो मैंने बोला कि एक सेल के अंदर जितने भी काम होंगे, इट कंट्रोल ऑल दी सेलुलर एक्टिविटीज एंड ऑल्सो प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ सेल डिवीजन। बेटा जब कोई सेल डिवाइड करता है ना, जैसे है ना, देखा था आपने, जब एक सेल डिवाइड होता है, एक मदर सेल डिवाइड होता है, दो नए डॉटर सेल बनाता है, तो सेल डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस करता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ लेयर, बाय अ डबल लेयर। न्यूक्लियस बेटा एक ऐसी सेल ऑर्गेनली है जिसके ऊपर डबल लेयर होता है, ठीक है। एंड दैट डबल लेयर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ये देखो, ये क्या है हमारे, ये हमारे न्यूक्लियस के ऊपर के जो पोर हैं, एंड दैट पोर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स इनटू द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज साइटोप्लाज्म।
मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें जो पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो एक तरीके से न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें जानी हैं, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से क्या मतलब न्यूक्लियस से कौन सी चीज़ें बाहर जानी हैं यानी साइटोप्लाज्म में, एंड साइटोप्लाज्म से कौन सी चीज़ें जानी हैं अंदर यानी न्यूक्लियस में, वो सब कौन मैनेज करता है, न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उनके ऊपर प्रेजेंट वो पोर जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। आई होप दिस इज क्लियर बेटा, इतना समझ में आ गया है, ठीक है। चलो अब देखो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, मैनेजर ऑफ द सेल बोलते हैं, बहुत काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इट कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। इट इज द, अगर देखो इफ, यहाँ पर देखो बेटा अभी मैंने वही जस्ट अभी यही बात बोली थी, इफ इट इज द रिमूव्ड, अगर एक सेल से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाए, द सेल अल्टीमेटली डाइज। बेटा अगर समझ लो कि एक सेल से न्यूक्लियस ही बाहर चला गया तो सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस कंट्रोल सेल डिवीज़न, ये हमें देख लिया कि देखो यहाँ पर एक मदर सेल 2 डॉटर सेल बना रहा है और ये कौन कंट्रोल करता है, हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं डीएनए, एंड डीएनए क्या करते हैं, डीएनए हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। जेनेटिक कैरेक्टर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, जो हमारे कैरेक्टर यानी आप कैसे दिखोगे, आपके हेयर कैसे होंगे, आपके आइज़ कैसे होंगे, आपके नोज़ कैसे होंगे, ये सब, ये जो आपके पूरी बॉडी, जो आपका फेस कैसा होगा, पूरी आपकी बॉडी कैसी होगी, है ना, जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा होगा बेटा, वो सब का सब ये इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है। और डीएनए किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को इनहेरिट करने में, कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट आप देखो कि मैंने अभी क्या बताया आपको कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। अब थोड़ा सा मतलब थोड़े से 2-3 पॉइंट हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना, ठीक है। Chromosomes are visible as rod shaped structure when the cell about to divide। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ समझो, जब एक सेल में डिवीज़न की प्रोसेस होती है उसी टाइम पर क्रोमोसोम प्रॉपरली विजिबल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको क्रोमोसोम देखना है तो आपको एक ऐसे सेल लेना होगा, आपको एक ये सेल उठानी होगी जिसमें क्या हो रहा हो, सेल डिवीज़न की प्रोसेस हो रही हो, तभी आप क्रोमोसोम को एकदम क्लियर देख सकते हो, ठीक है। ओके, क्रोमोसोम बेटा हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, अभी आ रहा है वो टॉपिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो वो हम देखेंगे। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन, ठीक है बेटा। एक जीन का फंक्शनल सेगमेंट जो है वो क्या होता है, जीन होता है, ठीक है। देखो क्या है कि जो हमारा डीएनए है वो हमारा जेनेटिक कैरेक्टर स्टोर करता है, जेनेटिक मटेरियल है। तो बेटा डीएनए का वो पर्टिकुलर पार्ट जो कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर रहा है, कैरेक्टर को मम्मी पापा से उनके बच्चों में लेके जा रहा है, उसी पार्ट को, उसी सेगमेंट को जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ सेल, बेटा सेल कितने टाइप्स के हो सकते हैं, देखो वहाँ पर आपने ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के वो देखा था, जो आपके यूनी एंड मल्टी सेलुलर थे। बट यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल देखना है हमको। when we have seen some important organelle of a cell, all the organelle were covered by a membrane। जब मतलब ऐसे ऑर्गेनेली जो बेटा एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। देखो एक चीज़ समझो, जो हमारे सेल ऑर्गेनेली है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो, एंड कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। कुछ मतलब क्या
एक दो ही हैं ऐसे जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो देखो बेटा, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं, जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। ओके, ऐसे सेल जिनके अंदर वेल डेवलप्ड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। एंड जिनके अंदर हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर वेल डिफाइंड नहीं होता है, वो क्या है? प्रोकैरियोटिक। यहाँ पर प्रो का मतलब आपका प्रो मैक्स नहीं है ना, आईफोन 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स नहीं, यहाँ पर प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रीमेच्योर, है ना। तो ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपरली डिफाइन नहीं है वो क्या है? हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो चलो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बेटा। आपको मैंने बोला है कि आपको एनसीईआरटी लेकर बैठनी है क्लास में, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है बेटा? जनरली स्मॉलर इन साइज देन द यूकैरियोटिक, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा यूकैरियोटिक, लार्जर इन साइज देन द प्रोकैरियोटिक सेल। और ये कितना होता है? ये 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड। बेटा अभी मैंने बताया था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पर सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑर्गेनेलीज यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्रोमोसोम सिंगुलर है, मतलब सिंगल होता है, और यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होता है। बेटा हमेशा क्रोमोसोम कैसा होगा? पेयर, यानी कि एक से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर है द न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड एंड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। बेटा प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया। और जो वेल डिफाइंड नहीं है उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपका PYQ है ना। अनडिफाइंड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, और ये किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है। नेक्स्ट है द न्यूक्लियर रीजन इज वेरी वेल डिफाइंड in form of separate membrane bound organelle called as nucleus। ओके, क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या हैं? तो देखो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हमारे बैक्टीरिया हैं एंड सम प्रोकैरियोट्स होते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के। एंड ये बेटा हमारे जितने भी मतलब जो भी हमारे जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, एल्गी, वो सब क्या है? यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा ये देख लो, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। देख लो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया, मैंने क्या बताया था? बैक्टीरिया, आप ध्यान से देखो बैक्टीरिया में क्या था? सेल वॉल था, सेल वॉल था ना। ठीक है, अब देखो ये अनडिफाइंड है रीजन, अनडिफाइंड न्यूक्लियस वाला पार्ट अनडिफाइंड है, जिसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियाइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आउटर कवरिंग को हम कैप्सूल बोलते हैं। ओके, अच्छा, हर प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, ये चीज़ समझ लो। अब देखो बेटा हमारी एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है राइबोसोम्स। क्या नाम है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। तो राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। और बड़ी अच्छी बात यह है कि राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों जगह पाया जाता है। सो राइबोसोम इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल। अब आपका क्वेश्चन होगा व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो बेटा रीजन ये है कि राइबोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। क्लियर है? जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है। ओके ओके, अब देखो ये हमारा प्रोकैरियोटिक है
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, देखो बढ़िया से अच्छे से एकदम पूरी तरीके से डेवलप न्यूक्लियस है ना। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ओके। ER है, देखो यहाँ पर बेटा एक ही ऐसा ऑर्गेनेली है जो दोनों में पाया जा रहा है, राइबोसोम्स प्रो में भी है एंड यू में भी है ना। क्यों है? क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। एक चीज़ और बेटा, राइबोसोम जो है ना वो क्या होता है, तो बेटा ये हमारा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या है? तो बेटा इसका काम होता है बेसिकली प्रोटीन्स एंड फैट सिंथेसिस करना। क्यों प्रोटीन क्यों बनाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन तो बेसिकली राइबोसोम्स बनाता है। अब ER के पास राइबोसोम होता है, इसलिए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। बाकी इसके अलावा इसका काम क्या है? इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। अच्छा, ये एक सेल को एंडोस्केलेटन प्रोवाइड कराता है और भी बहुत सारे मतलब सब्सटेंस के सिंथेसिस में ये हेल्प कराता है। तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ER। इट सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड्स, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है बेटा, ये क्या बनाता है? ये प्रोटीन एंड लिपिड्स बनाता है। लिपिड्स एंड फैट्स दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट देम, एंड इनको क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट करता है ना। न्यूक्लियस को चाहिए, न्यूक्लियस भैया को दे देगा, ठीक है। क्या प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। फिर उसके बाद वैक्यूल को चाहिए, वैक्यूल को दे देगा। ER को चाहिए, सॉरी गोल्गी ऑपरेटर्स को चाहिए, गोल्गी ऑपरेटर्स को दे देगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड बाय ER, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, जो मैं बोल रही हूँ ना ये चीज़, ये इसको स्टार कर लो, बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्टार कर लो। देखो प्रोटीन एंड लिपिड्स, एक बात बताओ, एक चीज़ मुझे बताओ कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना था? याद करो, जल्दी से रिकॉल करो बेटा। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। याद है किसका बना है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आता कहाँ से है? कहाँ से आता है भाई? जल्दी देखो यहाँ पर। प्रोटीन एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड बाय ER आर यूज्ड इन द बिल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में काम आता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग। बायोजेनेसिस का मतलब बनना, भाई बायो मतलब क्या? लिविंग, है ना, लिविंग। एंड जेनेसिस का मतलब बनना। तो बेटा देखो, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना होता है प्रोटीन एंड लिपिड्स का, जैसा कि हमें पता है। वो प्रोटीन लिपिड्स कहाँ से आता है, कहाँ से बनता है? तो बेटा वो बनता है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटा ER जो है वो होता है 2 टाइप्स का। ER is 2 टाइप्स, ठीक है। द फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER। क्या है बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RER। एंड सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER, ठीक है। तो ER कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं, RER एंड SER, ओके। अब देखो बेटा रफ क्यों है? ये देखो, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आप छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स देख रहे हो ना, ये जो आप छोटे ब्लैक कलर के डॉट देख रहे हो बेटा, ये डॉट्स क्या है? ये डॉट्स आपके राइबोसोम्स हैं। विजिबल है आपको? चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, ये डॉट्स क्या हैं? ये डॉट्स हमारे राइबोसोम्स हैं। क्या है? राइबोसोम्स, ठीक है। इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये हमें रफ दिखता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। बेटा इसके सरफेस पे क्या होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट्स व्हाई राइबोसोम इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर है? प्रोटीन फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम्स है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, स्मूथ ER। इट इज विदाउट राइबोसोम्स। यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है, यानी कि इसका जो सरफेस है वो क्या है? स्मूथ है, इसलिए इसका नाम स्मूथ ER है, ठीक है। इट मैन्युफैक्चर्स फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। ये क्या करता है बेटा? फैट
या फिर लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको ER का फंक्शन समझ में आया होगा। क्लियर है? क्लियर है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा गोल्जी ऑपरेटस, या फिर बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों सेम है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस, ठीक है, इसको गोल्जी बॉडी भी बोल देते हैं फिलहाल। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी। ठीक है, देखो अब जो गोल्जी ऑपरेटस है बेटा, उसके बारे में सबसे पहले बताया किसने था, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी, और बेटा इन्हीं के नाम से इस ऑर्गेनेली का नाम पड़ गया है। ठीक है, जैसे कि गोल्गी एपरेटस है ना। इट इज कंसीडर्ड एज द पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। बेटा ये क्या करता है, ये कोई भी सब्सटेंस जो सेल के अंदर सिंथेसाइज्ड हुआ है, सेल के अंदर बना है, ये उसको पैक करता है। क्या करता है? उसको पैक करता है एंड आगे फॉरवर्ड करता है। देखो बेटा, जब आप कोई फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, जब आप कोई सामान मंगवाते हो ना फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से, आप ना मिंत्रा से कोई आपने सामान मंगवाया, तो आपका और जो आपका पार्सल है वो एक जगह क्या होता है, पैक्ड होता है। पहले बेटा आप ऑर्डर प्लेस करते हो, नेक्स्ट स्टेप होता है उसकी पैकेजिंग, तो वो पैकेजिंग होती है, फिर आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है शिपिंग के लिए, वो शिप्ड हो जाता है। तो बेटा पैकेजिंग एंड आगे फॉरवर्ड करने का काम किसका है बेटा, गोल्जी एपरेटस का होता है। आई बात समझ में? ठीक है, फंक्शन क्या है बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस? तो देखो मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER। बेटा ER जो मटेरियल बनाता है जैसे कि प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है, तो मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय ER इज पैक्ड एंड डिस्पैच, पैक होता है और आगे डिस्पैच होता है टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के थ्रू होता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, इसका काम बेटा स्टोरेज का है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, वेसिकल्स के फॉर्म में उसको पैक करते हैं। ठीक है, इन सम केसेस इट ऑल्सो कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स। बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, PYQ है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। तो व्हाट इज द योर आंसर? योर आंसर इज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या करता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है द गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। बेटा जो एक सेल ऑर्गेनेली है जिसको आगे हम पढ़ेंगे लाइसोसोम, जब उसका फॉर्मेशन होता है तो वो फॉर्मेशन कौन कराता है, हमारा गोल्जी ऑपरेटस करवाता है। यानी कि लाइसोसोम के फॉर्मेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट है, गोल्जी ऑपरेटस का। तो क्लियर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस। चलो बेटा नेक्स्ट हम आ ही गए हैं अब लाइसोसोम पे। लाइसोसोम बड़ा मतलब बहुत अजीब सा बंदा है ना। क्या करता है बेटा, अपने ही बॉडी पार्ट्स को ख़त्म कर देता है, अपने ही सगे संबंधी भाई बहन को ख़त्म कर देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। डिमोलिशन स्क्वाड वो तो अलग केस में, मतलब साफ सफाई का काम करता है डिमोलिशन स्क्वाड। चलो फिर फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा लाइसोसोम की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने की थी और जिनका नाम है डी डुवे। बेटा नॉट दुबे, ओके, डी डुवे, ठीक है। दे आर सिंपल वन मेम्ब्रेन। बेटा ये सिंपल है एंड वन मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर देखो ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर हम इनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं, ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं इनके अंदर। इन एंजाइम्स का काम है डाइजेशन का। ये क्या करते हैं, ये एक सेल के अंदर जो वेस्ट होता है, एक सेल के अंदर जो बाई प्रोडक्ट होता है ना, ये उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, ये उसको डाइजेशन कराने का काम, डाइजेस्ट करा देते हैं। ठीक है, तो डी डुवे का मतलब सॉरी डी डुवे ने बेटा इसकी डिस्कवरी की थी। एंड दीज एंजाइम आर मेड, ये जो हमारा जो
लाइजोसोम है उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स का काम है डाइजेशन कराना और इसीलिए हम उनको डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे एंजाइम हैं इनका फॉर्मेशन कौन करता है, इनको कौन बनाता है? तो बेटा दीज डाइजेस्टिव एंजाइम आर फॉर्म्ड बाय द RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ओके। सो लाइजोसोम्स डाइजेस्ट द वेस्ट। बेटा जो एक सेल के अंदर वेस्ट बनता है, जो बाई प्रोडक्ट बनता है जिसके सेल की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं लाइजोसोम के अंदर प्रेजेंट डाइजेस्टिव या फिर हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम। तो यहाँ पर बेटा ये क्या कर रहा है, एक सेल के अंदर जो वेस्ट है, जो बाई प्रोडक्ट, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, यानी कि ये क्लीनिंग का काम कर रहा है। अब देखो हम डिटेल में देखते हैं लाइजोसोम का फंक्शन। As it is the digestive system of the cell, it protects the cell by destroying any foreign material like bacteria and viruses that invade the cell। जैसे कि हमें पता है बेटा कि लाइजोसोम क्या करता है, किसी भी तरीके का वेस्ट बाई प्रोडक्ट को बेटा डाइजेस्ट कर जाता है, यानी सेल के अंदर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन, कोई पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस एंटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, they remove worn out cellular organelle and remove all organic debris। ठीक है, this process is called autolysis। ये क्या है बेटा, autolysis है। so they are called demolition squad। ये बेटा क्या है, demolition squad है। during the disturbance in cellular metabolism, जब बेटा सेलुलर मेटाबॉलिज्म में किसी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स ओल्ड, मतलब सेल पुरानी हो जाती है या फिर सेल के बहुत सारे ऑर्गेनली डैमेज हो जाते हैं। व्हेन द सेल गेट्स ओल्ड और डैमेज्ड, लाइजोसोम्स बस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स। लाइजोसोम क्या करता है बेटा, अपने ही सारे ऑर्गेनली को, यानी जहाँ पर वो खुद प्रेजेंस है, उस सेल को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, इस केस में हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो एक सेल का सुसाइडल बैग कौन है बेटा, वो होता है हमारा लाइजोसोम। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ऑर्गेनली देखते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनते हो आप, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनते हो तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक करता है बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। ये छोटे छोटे बच्चों को पता है व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ दिस सेल, मतलब एक सेल का पावर हाउस क्या है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है मैम, तो बेटा रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज यानी फूड मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो बेटा देखो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, आउटर मतलब बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो पोरस होता है, वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। बेटा बहुत ज़्यादा ही देखो, जो बाहर का मेम्ब्रेन ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये अंदर वाले यानी इनर मेम्ब्रेन है, देखो कैसे फोल्ड हो रखे हैं, देखो ये। एंड दैट इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। इसका नाम क्या है बेटा, क्रिस्टी नाम है इसका। ठीक है, ये हमारे इनर मेम्ब्रेन है। द फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। दे क्रिएट अ लार्जर सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग। बेटा फंक्शनिंग कराने के लिए ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, बहुत अच्छी बात है ना। इसके पहले किसके पास डीएनए था, न्यूक्लियस के पास था, अब किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। इसका मतलब ये है कि एक सेल के अंदर जो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग एक सेल के अंदर बेटा न्यूक्लियस में डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है। ठीक है, द माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अपना खुद का डीएनए, अपना राइबोसोम्स है।
Therefore they are capable to making some of their own proteins. बेटा अब एक बार बताओ, जब अपना खुद का राइबोसोम्स है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन तो बना ही लेगा, है ना, अपना खुद का प्रोटीन बना लेता है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन होता है, जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल, है ना बेटा। एक सेल की एनर्जी करेंसी क्या होती है? एटीपी होती, एटीपी, है ना। तो देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो जरूर 100% आपसे क्वेश्चन पूछता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस चीज को बेटा याद रखना, एटीपी क्या है? एटीपी एनर्जी करेंसी होती है एक सेल की। अब हम आ गए हैं बेटा प्लास्टिड पे। व्हाट इज द प्लास्टिड? प्लास्टिड क्या होता है? तो प्लास्टिड इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। सबसे पहले ये चीज समझ जाओ कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ठीक है। याद कैसे करोगे? P फॉर प्लास्टिड, P फॉर प्लांट सेल, है ना एक बढ़िया सा ट्रिक, ठीक है। प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन। पहली बात तो बेटा प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन है और ऑब्वियस बात है प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा, यूकैरियोटिक में ही पाया जाएगा, ठीक है। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। दे गिव कलर टू द लीव्स, है ना। बट एक बात बताओ कि प्लांट में ही तो डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलता है, जैसे डिफरेंट कलर के फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, है ना, कितने अलग अलग कलर के होते हैं। तो बेटा ये क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स, है ना। अभी अगर हमारी बॉडी में प्लास्टिड होता है तो मैंने बताया था आपको ना, अगर प्लास्टिड होता है तो हम भी कलरफुल होते, रंग बिरंगे, नीले पीले, है ना, ब्लू ग्रीन ब्लैक, अलग अलग कलर के। तो बेटा हमारे मतलब एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, और इसीलिए प्लांट्स के जो फ्लावर हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो लीव्स हैं, वो डिफरेंट कलर के, एकदम कलरफुल होते हैं। दे गिव कलर टू लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ओके, प्लास्टिड जो है बेटा वो 3 टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है। सेकेंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। ल्यूको जैसे आपने देखा था ना WBC, ल्यूकोसाइट्स, वैसे ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, कोई कलर नहीं है बेटा, कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। सेकेंड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्रोमोप्लास्ट, इट प्रोवाइड कलर ऑफ द फ्रूट्स, फ्लावर एंड लीव्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट। बेटा आप बोलोगे कि मैम एक बात बताओ कि क्रोमोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है कि वो डिफरेंट कलर देता है। तो बेटा क्रोमोप्लास्ट के पास बहुत डिफरेंट कलर के टाइप के पिगमेंट होते हैं और वो डिफरेंट कलर देते हैं। जैसे बात करते हैं रेड कलर ऑफ टोमेटो का रेड कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन इज अ पिगमेंट विच प्रोवाइड रेड कलर, है ना, रेड कलर देता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कैरेट है, कैरेट कैसा होता है बेटा? ऑरेंज कलर का। तो ऑरेंज होता है ज़ैंथोफिल की वजह से, ज़ैंथोफिल पिगमेंट है, ठीक है। तो उसी तरीके से बेटा डिफरेंट कलर के जो फ्लावर हैं, जो फ्रूट हैं, वो अलग अलग कलर के किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? कलर प्रोवाइड कराना। क्रोमो का मतलब ही होता है कलर बेटा, मैंने पहले ही बता दिया आपको। नेक्स्ट है ल्यूको का मतलब कलरलेस। एक प्लांट बॉडी का वो पार्ट जो बिल्कुल कलरलेस है, तो ये कौन सा होता है? फटाफट बताओ। वो होता है रूट। अच्छा यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये प्रोवाइड कलर।
ये क्या कर रहा है, रूट्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका काम है, ये बेटा क्या करता है, रूट्स का काम क्या होता है, फूड एंड वाटर को स्टोर करना। यहाँ पे आ जाओ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट विच आर ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर का होता है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। अब देखो बेटा, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, फूड फॉर्मेशन, अपना खाना बनाते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब ध्यान से सुनो बेटा, क्रोमोप्लास्ट कलर दे रहा है, ल्यूकोप्लास्ट फूड को स्टोर कर रहा है, और क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, फूड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनली है वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो हमारे सेल का एक स्टोर्ड सैक होता है, चाहे सेल का वेस्ट हो, चाहे सेल के कुछ भी बाई प्रोडक्ट हैं, वैक्यूल क्या करता है, उसको अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है, मतलब स्टोरेज का काम होता है। वैक्यूल आर स्टोरेज सैक्स फॉर अ सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ठीक है, एक सेल के जो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों भी, कोई भी कंटेंट हो, उनको अपने पास स्टोर करता है वैक्यूल। वैक्यूल इज बाउंड अ सिंगल मेम्ब्रेन। और बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसका नाम पूछ लेता है। नाम क्या है? नाम है टोनोप्लास्ट। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल के जो आउटर मेम्ब्रेन है और सिंगल मेम्ब्रेन होता है, उसका नाम है टोनोप्लास्ट। ठीक है, एनिमल सेल्स हैव फ्यू स्मॉल साइज्ड एंड टेम्परेरी वैक्यूल। बेटा देखो, जो एनिमल सेल होते हैं ना, उसमें मतलब 2-3 वैक्यूल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे एनिमल सेल में। ठीक है, लेकिन बेटा वही जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल, उसमें एक सिंगल वैक्यूल होता है, और बेटा बहुत बड़ा होता है। ये देखो, एक प्लांट सेल के अंदर इतना बड़ा है हमारा वैक्यूल। ठीक है, वाइल plant cells have one or more large vacuole. Next function of vacuole, vacuole help to maintain the osmotic pressure. बेटा ये क्या करता है, ये वाटर को अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। दे स्टोर मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट को स्टोर करता है, एंड एंड प्रोडक्ट है ना, एंड प्रोडक्ट जैसे कि ग्लाइकोजन, प्रोटीन एंड वाटर, इनको अपने पास स्टोर करके रखता है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। बेटा प्लांट सेल के अंदर जो हमारा वैक्यूल है, वो एक सेल को टर्जिडिटी एंड उसको मतलब रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब हार्ड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा इस सेल का, इस चैप्टर का है, जो कि सेल डिवीजन। व्हाट इज द सेल डिवीजन? तो बेटा सेल डिवीजन बड़ा सिंपल सा है। व्हेन अ मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू डॉटर सेल, जब एक मदर सेल डिवाइड करके 2 नए सेल या फिर 4 मतलब 2 न्यू सेल और 4 न्यू सेल बनाती है, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा सेल डिवीजन। देखो यहाँ पर, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 or more daughter cell. 2 or more daughter cell. This process is called as cell division. क्या बोलते हैं बेटा? सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन इज बेसिकली 2 टाइप्स। सेल डिवीजन कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। 2 होते हैं बेटा, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ओके, चलो ये देखो बेटा, ये हमारा माइटोसिस है। फटाफट देखो यहाँ पर क्या है, व्हेन मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल। यहाँ पर बेटा मदर सेल डिवाइड होता है और 2 नए सेल बनाता है। यहाँ पर क्या है बेटा, 2 डॉटर सेल बनता है पहली बार। ठीक है, एंड एक चीज ध्यान दो बेटा, यहाँ पर क्रोमोसोम कितने हैं? ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्रोमोसोम है। यहाँ पर देखो क्रोमोसोम कितने हैं? 2 हैं।
यानी मदर के पास 2 क्रोमोसोम थे और जो डॉटर सेल है वहां पर भी 2 क्रोमोसोम हैं। तो यहां पर देखो क्रोमोसोम्स आर इक्वल। क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं इन मदर एंड डॉटर सेल। दोनों में क्या है? सेम है, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसीलिए माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल माइटोसिस सेल डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, ओके। और बेटा उसके बाद 2 डॉटर सेल बनते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस एक बार यहां पर देख लो बेटा, दोनों में डिफरेंस देखो। माइटोसिस हमारी बॉडी में कब होता है? माइटोसिस हमारे बॉडी में होता है बेटा ग्रोथ कॉमा डेवलपमेंट के लिए। जब हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, या फिर किसी भी सेल की रिपेयरिंग करनी होती है, किसी भी सेल की रिपेयरिंग करनी होती है, तो क्या होता है? माइटोसिस होता है। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर इक्वल होते हैं। ठीक है, पता है हमको। एंड बेटा ठीक है, यहाँ पर क्या है? 1 मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 डॉटर सेल बनते हैं। 2 डॉटर सेल यहाँ पर बन रहे हैं। फटाफट आ जाओ मियोसिस में। मियोसिस हमारी बॉडी में कब होता है बेटा? हम मियोसिस हमारे बॉडी में उस टाइम पर होता है जब हमारे बॉडी में गैमीट बनना होता है। क्या बनना होता है? गैमीट बनना होता है। तो देखो मियोसिस इज टेक्स प्लेस व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट सेल। ठीक है, तो मियोसिस सिर्फ और सिर्फ गैमीट सेल को बनाने के लिए होता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा एक 5 ईयर का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, क्या उसकी बॉडी में मियोसिस होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा नो मैम, 5 ईयर के बच्चे में मियोसिस नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में गैमीट अभी नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब गैमीट फॉर्मेशन होता है उसी टाइम पर मियोसिस होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन क्लियर होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर बिकम्स हाफ, है ना? कैसा हो जाता है बेटा? हाफ हो जाता है। एंड लास्ट क्या है बेटा? यहाँ पे 1 मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4 डॉटर सेल। कितने बनाते हैं बेटा? 4 डॉटर सेल बनाते हैं। तो यहाँ पे एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल बनते हैं बेटा? 4 डॉटर सेल। क्लियर है? तो माइटोसिस हमारी बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयरिंग के लिए होता है। एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होता है, इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस बेटा हमारे बॉडी में तभी होता है जब हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना होता है। क्या कराना होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड 1 मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं मियोसिस में। ठीक है, मियोसिस। गैमीट क्या होता है बेटा? गैमीट को हम सेक्स सेल भी बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं। मेल बॉडी में होता है स्पर्म, फीमेल बॉडी में होता है ओवा। एक चीज और बता दो बेटा, जो गैमीट होते हैं ना, मेल एंड फीमेल बॉडी में जो गैमीट होते हैं, हमेशा चाहे वो प्लांट के केस में हो चाहे वो एनिमल के केस में हो बेटा, मेल गैमीट जो हमारा फीमेल गैमीट है वो हमेशा बड़ा होता है, लार्ज होता है मेल से। ठीक है, फीमेल गैमीट इज ऑलवेज लार्ज, ठीक है, एज कंपेयर टू मेल गैमीट। मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है। क्लियर है? चलो ठीक है, तो बेटा फाइनली वी आर डन विथ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। मतलब इतना अच्छा चैप्टर था, आप बोलोगे मैम कितना बड़ा चैप्टर था, बट हमने इसको इतना जल्दी एक क्विक रिवीजन हमने किया है इस चैप्टर का। तो बेटा ये रहा हमारा सेल द फंडामेंटल यूनिट का 1 शॉट।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइएगा कि बच्चा आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप अपना ख्याल रखिए, तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।